हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम एसएससी एमटीएस और हवलदार के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, जो अप्रैल 2023 में इसकी परीक्षा होने वाली है, जिसमें आपके इसमें और बहुत अच्छे प्रश्न हैं जो आने वाले आपको आने वाले एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। अगला प्रश्न देखिए पहला प्रश्न है, करें कि निम्नलिखित कौन सा कथन गलत है। देखिए इसमें हाथियों के बारे में कुछ उनके गुणों के बारे में बतलाया गया है, जिसमें इसमें एक जो है क्या है असत्य है और 3 इसमें सत्य हैं, तो वही असत्य वाला आपको छांटना है। करें कि हाथी दिन में सिर्फ 2-4 घंटे सोता है। बिल्कुल ये सही है। जो है हाथी जो है हफ्ते में दिन में केवल सिर्फ 2 से 4 घंटे ही सोता है। कह रहे कि हाथी खुद को ठंडा रखने के लिए अपनी पूंछ का इस्तेमाल करती हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा और यही हमें गलत वाला ढूंढना था। अगला ऑप्शन देखिए, हाथी मिट्टी और पानी में से खेलना पसंद करते हैं। बिल्कुल ये सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन हो जाएगा आपका? बी नंबर ही सही हो जाएगा और गलत पूछा है, क्योंकि ये पूंछ से इनका जो है अपनी पूंछ का इस्तेमाल नहीं करती हैं ठंडा रखने के लिए। तो देखिए अगला भी चौथा नंबर ऑप्शन भी देख लीजिए। कह रहे हैं कि एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से अधिक पत्ते और टहनियाँ खा सकती हैं। ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर यही बी आपका गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका आंसर हो जाएगा। और देखिए एक जो वयस्क हाथी का वजन जो होता है 4000 केजी, कितना? 4000 केजी से 6000 केजी तक इसका वजन होता है। और देखिए उनकी ऊंचाई होती है 3.2 मीटर से 2.7 मीटर तक इनकी ऊंचाई होती है। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका बी नंबर ही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन देश का वित्तीय क्षेत्र का व्यापक और गहन विश्लेषण है जो विकासशील और उभरते बाजार देशों में विश्व बैंक और IMF द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है? तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे सी नंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, वित्तीय क्षेत्र आकलन कार्यक्रम। वित्तीय क्षेत्र आकलन कार्यक्रम देखिए वर्ष 1999 में स्थापित क्षेत्र का आकलन कार्यक्रम देश के वित्तीय क्षेत्र का अत्यंत व्यापक और गहन मूल्यांकन कार्यक्रम है। यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक का संयुक्त कार्यक्रम है। तो इसकी स्थापना जो है 1999 में की गई थी, जो है FSAF का, जिसका फाइनेंशियल सेक्टर्स असेसमेंट प्रोग्राम इसका फुल फॉर्म है। FSP क्या है? FSP मतलब फाइनेंशियल सेक्टर से असेसमेंट प्रोग्राम। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, वित्तीय क्षेत्र आकलन कार्यक्रम। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि दसाइन स्पेस का सबसे लंबा और सबसे महत्वपूर्ण त्योहार कहाँ का है? दसाइन त्योहार कहाँ का है ये? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नेपाल का। देखिए दसाइन जो है नेपाल का सबसे बड़ा त्योहार, इसे भारत के कई हिस्सों में भी मनाया जाता है। यह मुख्य रूप से सार्वभौमिक से मातृ देवी दुर्गा की प्रार्थना के साथ 2 सप्ताह तक मनाया जाता है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत। तो ये 2 सप्ताह तक आपका
मनाया जाने वाला त्यौहार है दसाईन। यह कहाँ का त्यौहार है? नेपाल का है। देखिए पड़ोसियों के देश जो नृत्य होते हैं उनके भी प्रश्न में आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक जिला एक खेल योजना शुरू किया गया है? तो कहाँ किया गया है ये? उत्तर प्रदेश में। हाल में जो ये करंट का क्वेश्चन है, हाल में जो है एक जिला एक खेल योजना शुरू किया गया है, कहाँ? उत्तर प्रदेश में। देखिए इसका उत्तर प्रदेश में प्रत्येक 75 जिलों में इसकी शुरुआत की गई है, जिसमें प्रत्येक में एक खेल की पहचान कर उस बढ़ावा और जिलेवार खेल की विशिष्ट प्रतिभाओं की खोज कर उन्हें प्रशिक्षण देकर राज्य, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टूर्नामेंट खेलने के लिए तैयार किया जाएगा। कहने का मतलब है कि हर जिले में कोई न कोई खेल वहाँ पे जो बहुत फेमस प्रसिद्ध होगा उसी को लेकर वो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के लिए प्रोत्साहित करवाएंगे। तो इसका लक्ष्य है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश एक जिला एक खेल की शुरुआत उत्तर प्रदेश द्वारा की गई है। अगला प्रश्न है, दांतों की सड़न किसके कारण होती है? तो कौन सा हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, जीवाणु के कारण। तो दांतों की सड़न जीवाणु के कारण होती हैं। और देखिए कुछ परजीवी जीवों और विषाणु तथा फफूंद द्वारा होने वाले रोग, जैसे परजीवियों द्वारा मलेरिया, पायरिया। देखिए मलेरिया किसके द्वारा होता है? परजीवी द्वारा। और कौन? मलेरिया, पायरिया, सोने की बीमारी और काला अजार, ये जो है परजीवी। और देखिए जीवाणु द्वारा कौन सी बीमारी होती है? टिटनेस, हैजा, टाइफाइड, क्षय रोग और दंत क्षय। और देखिए विषाणु द्वारा डेंगू, ज्वर, पोलियो देखिए बहुत पूछता है किसके द्वारा होता है? पोलियो जो है विषाणु द्वारा होता है। ट्रेकोमा, हर्पीज और चेचक भी विषाणु द्वारा होता है। देखिए फफूंद द्वारा कौन सा होता है? जैसे दमा, एथलीट, फूट, खाज, दाद, ये जो है फफूंद द्वारा रोग होता है। तो यहाँ दांतों की सड़न जीवाणु द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि जब सूखे किशमिश को नमक के सांद्र विलयन में रखा जाता है तो वे क्या हो जाते हैं? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाते हैं? सिकुड़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सिकुड़ जाते हैं। देखिए कह रहे कि वह प्रक्रिया जिसमें पादप कोशिका के कोशिका द्रव्य का सिकुड़ना कम नमक सांद्रता से उच्च नमक सांद्रता घोल में कोशिका के बाहर पानी के प्रसार की प्रक्रिया होती है, प्लास्मोलिसिस के रूप में जाना जाता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर, सिकुड़ जाते। अगला प्रश्न है, अकबर के साम्राज्य में प्रांतीय सेनापति कहलाते थे। जो प्रांतीय सेनापति किस नाम से बुलाए जाते थे? तो ऑप्शन नंबर सी बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बख्शी के नाम से बुलाए जाते हैं। और देखिए मुगल काल के प्रमुख अधिकारी एवं कार्यकर्ता जैसे सूबेदार कौन होता था? यह प्रांतों में शांति स्थापित करना इसका मेन काम था। और दीवान क्या होते थे? प्रांतीय राजस्व का प्रधान होता था। और बख्शी जो है प्रांतीय सैन्य प्रधान। ये जब बख्शी होता था ये प्रांतीय सैन्य प्रधान होता था। कोतवाल कौन होता था? कानून व्यवस्था बनाए रखने वाला। ठीक, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, करेगी निम्नलिखित कौन सी नदी नेपाल हिमालय से नहीं निकलती है? तो कौन सी नहीं निकलती है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नर्मदा। देखिए कोसी, गंडक, घाघरा ये नेपाल हिमालय से निकलती है, लेकिन जो कोसी है यह कहाँ से निकलती है? यह जो इसका उद्गम जो है मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से होता है। यह जो है 1312 किमी लंबी है। कितना? 1312 किलोमीटर क्या है ये लंबी है। इसका प्रवाह क्षेत्र मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र में है। यह अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपी नदी है। यह अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपी भारत की जो है सबसे क्या है? लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये हो जाएगी। तो ये
अमरकंटक चोटी से निकलती। अगला प्रश्न है, पठारों के बारे में निम्नलिखित में से देखिए कौन सा कथन सत्य है। देखिए सत्य पूछा है, सत्य नहीं है। यहाँ देखिए पूरा प्रश्न पढ़िए, सत्य नहीं है। तो देखिए कह रहे हैं कि दक्कन का पठार भारत के सबसे पुराने पठारों में से एक है। बिल्कुल सही है। क्या है? सही है। अब कह रहे हैं कि एक पठार एक ऊंचा समतल भूमि है। ठीक, तो ये भी आपका सही है। आगे यहां देखिए ऑप्शन में, यहाँ है देखिए, कह रहे हैं कि पठार खनिज भंडार में समृद्ध है। बिल्कुल ये भी सही है, पठारों में ही खनिज भंडार पाए जाते हैं ज्यादातर। आगे ला है, कह रहे हैं कि मारवाड़ का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। गलत है, ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए सबसे विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन है? पामीर का पठार। कौन सा है? पामीर का पठार, ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ये ही वाला गलत हो जाएगा। तो कह रहा है कि इसमें कौन सा नहीं सही, तो डी वाला इसका आंसर सही हो जाएगा। मारवाड़ का पठार जो है, कह रहे हैं विश्व का सबसे ऊंचा पठार, गलत है। पामीर का पठार सबसे ऊंचा पठार है। देखिए जो खनिज पदार्थ हैं दृष्टि से महत्वपूर्ण है। देखिए जैसे बुंदेलखंड का पठार तथा छोटा नागपुर का पठार, भारत में अधिकांश खनिज इन्हीं पठारों में पाया जाता है। देखिए दक्कन का पठार जो है भारत में सबसे प्राचीन पठार है। देखिए पठार की जो ऊंचाई कितनी होती है, ये लगभग देखिए 300 से 500 तक, 500 वो भी कितने फीट तक इनकी ऊंचाई होती है। तो ये भी ऊंचाई भी कभी कभी पूछ लेती है, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। 50 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सा स्मारक कर्नाटक राज्य में स्थित है? तो ये कौन सा है? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गोल गुम्बज। ठीक, गोल गुम्बज। देखिए बड़ा इमाम बाड़ा जानते ही, ये कहाँ है? लखनऊ में है आपका। कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में। चार मीनार हैदराबाद में। चार मीनार हैदराबाद में। देखिए कुतुब मीनार किसने बनवाया था? दिल्ली में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। और चार मीनार कौन बनाया था? कुली कुतुब शाह ने बनाया था। कुली कुतुब शाह ने कौन का बनवाया था? चार मीनार। और जो है कर्नाटक गोल गुम्बज कर्नाटक, ये कौन है? यकूत ने इसका निर्माण करवाया था। और जो बड़ा इमाम बाड़ा किसने बनवाया था? नवाब आसफ उदौला। ये कहाँ है बड़ा इमाम बाड़ा? लखनऊ में। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, करें कि कथन को पूरा करें। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है, तो कहाँ किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सोडा एसिड अग्निशामक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो फार्मूला होता है NaHCO3, इसका आंसर होता है। इसको बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट मीठा सोडा के नाम से भी जाना जाता है। यह जो है सोडा युक्त पेय पदार्थ के रूप में तथा अग्निशामक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे कि नंदा देवी मेले का आयोजन कुमाऊं क्षेत्र में हर साल स्पेस के महीने में किया जाता है। किस महीने में किया जाता है? सितंबर माह में। किस माह में? सितंबर माह में। और देखिए ये कहाँ है? उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड के एक नंदा देवी, उत्तराखंड राज्य के कुमाऊं क्षेत्र में नंदा देवी मेला का प्रमुख मेला है, जो प्रत्येक वर्ष सितंबर महीने में आयोजित किया
जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं कि मुर्शिद कुली खां किसका नवाब था। देखिए, मुर्शिद कुली खां किसका नवाब था? तो ये कहाँ का? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बंगाल का। जो मुर्शिद कुली खां, जिसे मोहम्मद हादी के नाम से भी जाना जाता है, इसे औरंगजेब ने 1707 में बंगाल का दीवान नियुक्त किया था। वह बंगाल का पहला नवाब था जो 1717 से 1727 में शासन किया था। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा? सी नंबर, बंगाल। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि हाल ही में विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में भारत के कौन से स्थल को शामिल किया गया है? कौन से स्थल को? तो ये देखिए, इसमें गुजरात के वड़नगर शहर को ये भी शामिल किया गया है, मुड़ेरा का सूर्य मंदिर भी, और देखिए त्रिपुरा में उनाकोटी भी। ये तीनों आपका उपयुक्त ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी को ये शामिल किया गया है। अब देखिए, जो इसके पूरा स्थल अस्थायी कितने स्थल हो चुके हैं भारत के? कुल 52 हो चुके हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि इनमें कौन सा कथन सत्य नहीं? देखिए, सत्य नहीं है, आपसे पूछा गया है। कह रहे कि राजकोषीय नीति अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति और ब्याज दर से संबंधित है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए ही नहीं हो जाएगा। और देखिए ऑप्शन दिखा रहे हैं, देखिए कह रहे हैं कि राजकोषीय नीति में कर नीति, व्यय नीति, निवेश या विनिवेश रणनीतियां और विभाग या अधिशेष प्रबंधन शामिल हैं। तो ये आपका सही है। करें कि देश की सामान्य आर्थिक नीति से जुड़ी हुई है। यहाँ से राजकोषीय नीति देश की सामान्य आर्थिक नीति से जुड़ी हुई है, तो ये भी सही है। करें कि सरकार राजकोषीय नीति से संबंधित है, ये भी आपका सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, नहीं पूछा है। ठीक, अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि 1526 ईस्वी में पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया तथा दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। तो पूछ रहे हैं वह कौन सा शासक था? तो कौन सा था? बाबर था भाई। बाबर ने इब्राहिम लोदी को परास्त करके मुगल शासन की स्थापना की थी। और देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था। देखिए, इस युद्ध में बाबर ने इस युद्ध में तुलुगमा युद्ध पद्धति का व तोप खाने का प्रथम बार जो है प्रयोग किया। पूछा जाता है कि तोप खाने का प्रयोग जो है अकबर ने किस युद्ध में किया था? तो ये आपका पानीपत के प्रथम युद्ध में। ठीक, देखिए बाबर के कुछ लड़े गए युद्ध हैं, जैसे पहला जो था पानीपत का पहला युद्ध था। देखिए, पानीपत का पहला युद्ध, पानीपत का युद्ध लड़ा था 1526 में। और देखिए, पानीपत का 1526 में। और अगला था खानवा का युद्ध 1527 में। और देखिए, चंदेरी का युद्ध कब लड़ा था? 1528 में। और घाघरा का युद्ध किस में लड़ा था? 1529 में। तो ये इन्होंने 4 प्रमुख युद्ध इसने बाबर ने लड़ा था। तो देखिए, इसको याद करना है कैसे? जैसे याद करना है, पानी पिया, खाना खाया, चाय पिया, घर गया। ऐसे याद कर लीजिए, पानी पिया, खाना खाया, चाय पिया,
घर गया, पानी पिया, खाना खाया, चाय पिया, घर गया। इसके इसके ऐसे क्रम से ही आप याद कर लीजिए, क्रम से भी कभी कभी पूछता है आपसे प्रश्न, तो इसे ऐसे ही याद करिए। पानी पिया, खाना खाया, देखिए पानी से पानीपत, खाना खाया खानवा हो जाएगा। चाय पिया चंदेरी से, घर गया घाघरा का युद्ध। ठीक, ऐसे तरह से याद कर लीजिए। ठीक, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी नंबर, बाबर। अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं कि एक नैदानिक से थर्मामीटर तापमान को मापता है, तो कितने डिग्री सेल्सियस से कितने डिग्री सेल्सियस के बीच में ये आपका मेजर करता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कितने से? 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में मानता है। यह मनुष्य के तापमान को मापने के लिए नैदानिक थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि भारतीय संसद ने स्पेस वर्ष में नागरिकता संशोधन विधेयक पारित किया, तो ये देखिए कब पारित किया गया था? 2019 में। देखिए, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है, जिसके द्वारा सन 1955, देखिए नागरिकता का जो नियम बना था 1955 का नागरिकता कानून में को संशोधित करके यह व्यवस्था की गई कि 31 दिसंबर 2004 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और भारत आए हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, फारसी एवं ईसाई को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को बिना गियर के मोटरसाइकिल चलाने के लिए लर्नर लाइसेंस नहीं प्रदान किया जाएगा, सिवाय उस व्यक्ति के लिखित सहमति के जो उस व्यक्ति की देखभाल करना चाहता है। तो कितने वर्ष का है ये? ऑप्शन नंबर इसका देखिए यहाँ पे, तो ये ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 18 वर्ष। बी नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, मोटरयान अधिनियम 1988 के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति को बिना गियर वाली मोटरसाइकिल को चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 60। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश आईसीसी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का एसोसिएट सदस्य नहीं है, पूछा है। देखिए इधर प्रश्न ऑप्शन यहाँ पे देखिए कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। यहाँ पे नेपाल जो है इसका एसोसिएट सदस्य नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। देखिए, जो आईसीसी की स्थापना कब हुई थी? 15 जून। आईसीसी की स्थापना जो है 15 जून जो है 1909 में। ठीक, इसका मुख्यालय कहाँ है? दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में है। धातव्य देखें, नेपाल जो 1996 में आईसीसी का संबंध सदस्य बना था, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नमामि गंगे कार्यक्रम को किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था? देखिए ये कब किया गया था? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2014 में। 2014 में नमामि गंगे परियोजना शुरू गई थी। ये जो है भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी। इसका प्रमुख कारण था गंगा नदी में जो प्रदूषण को कम करने तथा गंगा नदी को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से की गई थी। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए नंबर। देखिए अगला प्रश्न है, करें कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1935 में। देखिए भारतीय अधिनियम 1934 के तहत जो है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में की गई थी। और देखिए इसका जो इसे राष्ट्रीय 1 जनवरी
1949 को कहा इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये भी पूछे जाता है आपको, इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1 जनवरी 1949 का इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। जो इसका अधिनियम कौन था? 1934 के प्रावधान के अनुसार इसको 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई थी। देखिए इसका जो मुख्यालय प्रारंभ में कहाँ था? कोलकाता था में स्थापित किया गया था, जिसे 1937 में अस्थायी रूप से कहाँ बना दिया गया? मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। तो 1937 में, ये भी याद रखना कब मुंबई इसकी मुख्यालय बना। ठीक, तो 1937 में। अगला प्रश्न है द एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? देखिए द एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन किसके द्वारा लिखी गई है ये पुस्तक है? तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मार्क ट्वेन द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। अगला प्रश्न है, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत सरकार द्वारा कुछ सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए पारित किया गया था? तो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए लोकपाल तथा लोकायुक्त अधिनियम 2013 ने संघ के लिए लोकपाल, देखिए संघ के लिए लोकपाल होगा और राज्यों के लिए लोकायुक्त संस्था की व्यवस्था की गई है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कि द टेल्स ऑफ वीडल्स द बर्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है भाई? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके लेखक कौन है? जेके रोलिंग है। जेके रोलिंग से इस पुस्तक के लेखक हैं। तो इस प्रकार आपके 25 प्रश्न हो जाते हैं। तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।